दोस्तों नमस्कार। आज रविवार का दिन है और आज हमारे साथ रंजीत मौजूद हैं। रंजीत की विशेषज्ञता जो है वो ज्योतिषी पर है और ज्योतिषी से जुड़े हुए गंभीर से गंभीर मसले हों या कोई ऐसा इशू है जहां पर जीवन फंस गया हो तो रंजीत से जाना जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है। फिलहाल हम इनसे कुंडली पर जान रहे हैं और कुंडली में हमने धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण पर चर्चा कर रखी है, उस पर वीडियो बना रखी है। आज हम लोग काम त्रिकोण पर बात करेंगे कि कुंडली में काम त्रिकोण का क्या महत्व है और कुंडली को किसी को अगर जानना हो, समझना हो कुंडली को, तो काम त्रिकोण को जानना कितना ज़रूरी है। स्वागत है रंजीत आपका डॉक्टर अजय स्पीक्स में। अब ये बताइए कि काम त्रिकोण है क्या, सबसे पहला सवाल जी। और कुंडली से जोड़कर इसको कैसे समझा जा सकता है। देखिए, जैसा आपने कहा भी कि हम लोगों ने दो त्रिकोण पे चर्चा कर चुकी है। एक तो धर्म त्रिकोण पे हुई है चर्चा और दूसरा अर्थ पे बात हुई है। आज का जो सेशन है हम लोगों का वो है काम त्रिकोण को लेकर, और काम त्रिकोण को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भी अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसको समझना और भी ज़रूरी है। एक तो इसका एक शाब्दिक अर्थ है कि ये काम के बारे में जो है बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में काम त्रिकोण को केवल काम से जोड़ के हम इसको नहीं देखते हैं। इसका थोड़ा दायरा विस्तृत दायरा है। लेकिन इसके पहले कि हम लोग समझें कि काम त्रिकोण क्या है, पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन से घर शामिल होंगे और उस घर की क्या विशेषताएँ हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि जो धर्म त्रिकोण है उसमें 159 पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर शामिल हो रहा था। अर्थ की जब बात शुरू हुई थी तो दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर जो है शामिल हुआ था। अब तीसरी जो बात है वो है काम त्रिकोण को लेकर, तो इसमें 3 घर फिर से शामिल हो जाएंगे। पहला, तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर। पहले इन तीनों घर को समझने से पहले हम लोग समझें कि काम क्या है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। जी। काम त्रिकोण की जो सबसे पहली विशेषता है वो है आपका एफर्ट। अच्छा। सेल्फ एफर्ट, संघर्ष करने की आपकी क्षमता। यानी कि अगर आपके लाइफ में संघर्ष करने की क्षमता, एफर्ट करने की क्षमता अगर आपके लाइफ में कम हो रही है तो इसका मतलब कि आपका काम त्रिकोण डिस्टर्ब हो जाएगा। जी। तो ये इसका मूल बिंदु है। दूसरा इसका मूल बिंदु है आपका कम्युनिकेशन, आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। तीसरा इसका मूल बिंदु है आपका दायां हाथ। याद रखिए, राइट हैंड। राइट हैंड का मतलब क्या होगा? टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुण आपके हैंड से, ये जो दायां है हाथ, इससे आप किसी रचनाओं को लिख भी सकते हैं और इसी हाथ का आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो तीसरा घर है वो आपके राइट हैंड का है, और राइट हैंड का मतलब है आप अपनी जिम्मेदारियों को कैसे लेते हैं, आपके अंदर स्किल क्या है। तो ये जो तीसरा घर है, उस तीसरे घर में हमने कहा 3-4 चीज़ें मैंने कही महत्वपूर्ण। पहला है आपका सेल्फ एफर्ट, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि आपका राइट हैंड, तो राइट हैंड जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे आपकी जिम्मेदारियाँ भी आएगी, और राइट हैंड आपको कहीं ना कहीं स्किल को दिखाएगा कि आपके अंदर स्किल क्या है, ठीक है। फिर मैंने कहा कम्युनिकेशन, कैसे आप चीज़ों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये आपका कम्युनिकेशन का भी घर है। और इन सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा घर है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जी। इसका मतलब कि आपके जीवन में काम त्रिकोण की महत्ता आपके कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट नहीं होगी। कॉन्शियस माइंड वो है जिसके बारे में हमको जानकारी है कि हमारा क्या नाम है, आपका क्या नाम है, यानी कि जो जानकारी आपको है वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड के बारे में है। आपको सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो काम त्रिकोण का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। जी। और इसी से आपका जीवन की पूरी काम की जो ऊर्जा है यहाँ से संचालित होनी है, इसका संपादन होना है। तो इसलिए मैंने कहा कि थर्ड हाउस, जिस तरह से मैंने कहा था जब धर्म त्रिकोण की बात हो रही थी कि हर एक त्रिकोण का जो पहला घर है वो कंट्रोलिंग हाउस होता है बाकी 2 घरों का लिए। उसी तरह से काम त्रिकोण के जो बाकी 2 घर हैं उसका कंट्रोलिंग इसी घर से होना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके एफर्ट से होना है
और साथ साथ में आपके हैंड से होना है, स्किल से होना है। तो एक तो ये है। इस काम त्रिकोण में जो दूसरा घर है वो सातवां घर है। सातवां घर, जैसा कि मैंने कई दफ़े इसके बारे में जिक्र भी जो है किया है कि जो सातवां घर है आपका वो रिलेशनशिप का है, पार्टनर्स का है जी, ठीक है, वाइफ का है, दोस्त का है, ठीक है। दोस्त का नहीं है ये, दोस्त का मतलब ये अपोजिट सेक्स का है, ठीक है। अपोजिट सेक्स में जो भी आपके दोस्त हो जाएंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो सातवां घर भी महत्वपूर्ण है काम की दृष्टि से भी। और चूंकि यहाँ पे जो सातवां घर है वो आपके पत्नी का घर है, यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक 50+50 हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला भी बात हम लोगों को थोड़ा सा समझ के रखना है कि सातवां घर किन चीज़ों के लिए है। उसके बाद जो इसका लास्ट घर है वो 11वां घर, और 11वां घर सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो जीवन में पूरी होगी कि नहीं होगी, ये हमको मालूम चलेगा आपके कुंडली के 11वें हाउस से। आप कैरियर में हैं, काम कर रहे हैं, उसके काम करने से आपके जीवन में कितनी आय जनरेट होगी ये डिसाइड होगा आपके 11वें घर से, ठीक है। आपका जो कम्युनिटी है, जो आपकी जो सर्किल है, फ्रेंड का सर्किल है, दोस्तों की सर्किल, जो समाज है, ठीक है, समाज में आपकी कैसी प्रेजेंटेशन है, आपको लेकर समाज के बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये मालूम चलेगा आपको 11वें घर से। तो 11वां घर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपके लाइफ में महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने का घर है। आपने कुछ भी इच्छाएं की हैं, क्या वो पूर्ण होगी? और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 12वां घर में मोक्ष की अवधारणा है। मोक्ष की अवधारणा, यानी कि 11वें हाउस तक आप पता कर लिए क्या क्या आपका पूरा हुआ नहीं हुआ, और 12वें हाउस में आप मोक्ष की प्राप्ति। तो इसीलिए आपने सही कहा, 11वां घर के बाद ही 12वां घर है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि उसके लाइफ में असफलताएं बहुत हो गई, असफल हो गया, परेशान हो गया असफलताओं से, अगर वो कह रहा है कि अब हमको ना इस लाइफ में नहीं रहना है, मोक्ष की तरफ जाना है, वो कभी भी मोक्ष की तरफ नहीं जा पाएगा। जी, मतलब मोक्ष बोलने की चीज नहीं है कि मुझे मोक्ष प्राप्त चाहिए, वो अपने आप स्वतः मतलब आपको मिलता है। मोक्ष लाइफ में फ्रस्ट्रेशन का नाम नहीं है। हाँ, कि कुछ नहीं मिला तो चलो मोक्ष, कुछ नहीं मिला तो फिर हम मोक्ष की यात्रा पे जाएंगे। मोह का जब तक क्षय नहीं होगा तब तक मोक्ष आपको नहीं मिलेगा। और वो भी मोह है कि मुझे मोक्ष लेना, ये भी एक तरह का मोह। हाँ, और ये भी एक तरह का मोह। मोह का क्षय कब होगा? जब आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए मोक्ष का घर हमेशा महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने के बाद का घर रखा गया, पहले नहीं आ रहा है वो। तो उस पर भी हम लोग आएंगे जब हम लोग की जब मोक्ष त्रिकोण की बात करेंगे तब उस पर आएंगे, जो आखिरी त्रिकोण होगा। जी जी। तो 11वां घर इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप देखिए, इसको थोड़ा समझिए तो आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी लाइफ में। हमने क्या कहा था कि जो तीनों घर हैं, ये काम त्रिकोण के जो तीनों घर हैं, इसको कंट्रोलिंग जो है तीसरे घर से हो रहा है वो। जी। इसका मतलब क्या है कि आपके लाइफ में शादी आपकी कैसे जाएगी, ये आपके सेल्फ एफर्ट पर डिपेंड करता है। अगर एफर्ट आपने उसमें नहीं डाला शादी को ठीक करने में, ठीक है, या फिर उसको उसके साथ आपका कम्युनिकेशन खराब हो गया, क्योंकि थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है, तो आप क्या देखते होंगे कि मैक्सिमम शादियां अगर कहीं टूट रही हैं तो इसके पीछे दो कारण होंगे। पहला कि कहीं ना कहीं दोनों में किसी के द्वारा एफर्ट नहीं किया जा रहा इसको ठीक करने का। दूसरा क्या है कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया कम्युनिकेशन गैप। हम लोग छोटी छोटी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, तो कम्युनिकेशन गैप बनेगा। चौथा हमने कहा कि ये है राइट हैंड है। राइट हैंड का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड नहीं हो। राइट हैंड का मतलब है कि आप बढ़ के खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, एफर्ट आप खुद कर रहे हैं, और जो भी स्थितियाँ चल रही है उसके लिए अपने आप को आप जिम्मेदार भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बाकी के दोनों चीज़ों को कंट्रोल करती है लाइफ पर, जीवन पर। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी ये शिकायत है कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो रही है, हम क्या करें? किसी का सवाल है कि हम क्या करें? छोटा सा बात है, आप एफर्ट करना शुरू कीजिए, अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कीजिए, कॉन्शियस को नहीं, सब कॉन्शियस को ट्रेंड कीजिए। आप अपने सब कॉन्शियस में इस विचारधारा को डालिए कि आपको क्या चाहिए। जब तक आप अपने सब कॉन्शियस में इस विचारधारा को नहीं डालेंगे कि आपको क्या चाहिए, जब तक ये बातें आपके कॉन्शियस माइंड तक रहेगी, तब तक आपकी जीवन की कोई इच्छाएं पूर्ण नहीं होने वाली है। और इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं
कि जिन जिन व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होते हुए आप देख रहे हैं अपने लाइफ में या आप देख पा रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में इस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला है, टॉकिंग किया है उसके साथ वो। तो इसीलिए जो थर्ड हाउस है ना, वो कला का भी घर है, रचनाशीलता का। रचनाशीलता। तो जितने भी मीडिया के लोग हैं मीडिया के लोग हैं, राइटर्स हैं, अच्छे प्रवचन करने वाले लोग हैं, जी जी, उनका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग रहता है, तीसरा घर उनका स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये जब आप किसी चीज़ों को लिखते हैं ना, कहाँ से लिखते हैं? वो कॉन्शियस माइंड से नहीं लिया, आप पूरा तरह से आपका कॉन्शियस से आप किसी रचना को लिख नहीं सकते। उसके लिए आपको सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। इसका मतलब यही मैं समझाऊं कि कई बार मैं जैसा कविता लिखता हूँ, अब लिख तो देता हूँ, लेकिन अगर मैं याद करके बोलना चाहूँ तो नहीं बोल पाता हूँ। यानी कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हैं, लेकिन जब कॉन्शियस माइंड से मैं उसे बताना चाहता हूँ तो मुझे देखना पड़ता है अपनी ही रचना को, अपनी रचना को। तो ये सबके साथ होता है। सब कॉन्शियस माइंड मतलब कि वो चीज़ें जो आपको चौंका दे, आपको लगा रही मुझ में ये क्वालिटी भी है, यानी आपको पता नहीं है लेकिन वो आप में है और वो खजाना है, समझ जाइए। अगर देखिए कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच में डिफ्रेंशिएट समझना है तो एक छोटी सी कहानी समझिए। आपने कहीं कहीं वो देखा होगा कि लोगों को ना हिप्नोटिज्म आपने सुना होगा। अब क्या था, एक छोटी सी कहानी है कि एक मतलब कि उसका एज जो है 16 साल रहा हो। 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, दुबला पतला, वेट कितना होगा 30 से 35 केजी। उसको हिप्नोटाइज किया गया, ठीक है, और उसके सामने 100 केजी का वजन उसके सामने रख दिया गया और कहा गया कि भाई तुम इसको उठाओ। ठीक है, अब आप सोचिए क्या अगर उसका कॉन्शियस माइंड जागृत होता तो क्या वो सोच सकता था उसको उठाने के लिए? नहीं सोच सकता था। लेकिन चूंकि वो हिप्नोटाइज हो गया था, उसका कॉन्शियस माइंड सो गया था, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस उसका जाग गया था। तो जब वो जागा तो उस व्यक्ति ने, वो लड़के ने आसानी से 100 केजी का वजन उठा लिया। ये कैसे संभव हुआ? इसीलिए संभव हुआ क्योंकि उस समय आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आपको अपनी लिमिटेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आप क्या हैं, आपका वेट कितना, आपकी क्षमता क्या है। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब सबकॉन्शियस माइंड जागता है तो उसके पास क्षमताएं बहुत है और वो चाहता भी है, प्राप्त भी करना चाहता है, क्योंकि वो भूख से जागा हुआ आदमी है। बस आपको केवल ना मैसेजिंग डिलीवर करना है, दिशा बताना है उसको। हाँ, दिशा क्या केवल है? आप उसको कह दीजिए कि भाई आपको IAS बनना है, सपोज। अगर वो बात अगर आपके कॉन्शियस को मालूम चलेगा तो आप क्या देखेंगे, भाई लगता है हमसे संभव नहीं है, हमसे 16 घंटा पढ़ पाना, हमारा माइंड नहीं, क्योंकि कॉन्शियस ने आपको एक नया लेसन दे दिया है, आपको सीमाएं बता दी है आपको कि आपकी ये सीमा है। लेकिन जो सब कॉन्शियस है उसको कोई सीमा नहीं मालूम है, उसका सिर्फ एक काम है तर्क नहीं करना। याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, कॉन्शियस माइंड आपको तर्क करना सिखाता है कि भाई हम ये काम करें कि नहीं करें, सफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, हमारी क्षमताएं कितनी है। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है उसके पास तर्क नहीं है। आपने कहा ये काम करना है, उसने कहा ओके फाइनल, आपका काम हो गया। तो इसीलिए मैं इस बात पे खास करके सब कॉन्शियस को मैं आपके एफर्ट से जोड़ना चाहता हूँ कि एफर्ट केवल दौड़ना, किसी काम को लगातार करते रहना से आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कॉन्शियस का एफर्ट है। हम बात कर रहे हैं एफर्ट ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। थर्ड हाउस एफर्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड नहीं है। आप सब कॉन्शियस लेवल पे कितना एफर्ट कर रहे हैं उसको जागृत करने के लिए। अगर आप ये कर पाने में सक्षम हो जाएंगे तो आपकी जो 7th हाउस है बिजनेस का भी घर माना जाता है, रिलेशनशिप का भी। अगर रिलेशनशिप में आपको किसी तरह की समस्याएं होने वाली भी होगी तो वो नहीं होगी। महत्वाकांक्षा आय का है, 11th हाउस मैंने बात किया, तो आपके लाइफ में ना आय का एक सोर्स हमेशा बना रहेगा, आपको कहीं से भी आपको तकलीफ नहीं होगी। ये है आपके धर्म त्रिकोण, काम त्रिकोण के बारे में छोटी सी जानकारी जी। अब किसी आदमी का काम त्रिकोण, मान ले कुंडली किसी के पास खुला हुआ है अपना, या कुंडली में किसी को जिज्ञासा है, जानना चाहता है, अब उसे कैसे पता होगा कि मेरा, हालांकि आपके पूरे अगर व्याख्यान को सुनेगा अभी तक के तो उसे पता हो जाएगा कि क्या क्या रीजन है, फिर भी शॉर्ट में, ताकि एक अलग सेशन हो, कैसे पता होगा कि मेरा काम त्रिकोण वो ठीक नहीं है? देखिए काम त्रिकोण अगर ठीक नहीं है तो मैंने पहला कहा तीसरा घर को पहले आपको पकड़ना चाहिए। तीसरे घर से संबंधित से तीसरा घर आपका नेबर भी है, पड़ोसी। अगर आपका ना आपके अपने पड़ोसी से संबंध हमेशा खराब रह रहे हैं, अच्छा संबंध रहता ही नहीं, तो आपका काम त्रिकोण खराब होना शुरू हो गया। तीसरा हाउस आपके छोटे भाई बहन है,
अगर छोटे भाई बहन के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है वो बहुत ही ख़राब है, अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे हैं आपके, चाहकर भी आप उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका काम त्रिकोण खराब हो रहा है। एक तो ये है। तीसरा क्या कि आप जानते तो बहुत कुछ है, आपके पास सारी जानकारी आप सब जानते हैं, लेकिन अगर उसी बात को कम्युनिकेट करना हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी को समझाना हो, बताना हो, अगर आप उसको कर पाने में सक्षम नहीं होते, तकलीफ़ें आती है आपको, तो आपका काम त्रिकोण खराब हो रहा है। अगर आपको सोचना हो किसी चीज़ों को, गहराई से सोचना हो और सोच के आपको डिलीवर करना हो, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपका काम त्रिकोण खराब है। और अगर खास करके आपको हम और अगर प्रैक्टिकल हो जाए, अगर आपके पास ना डॉक्यूमेंट्स आपके हमेशा ख़राब होते रहते हैं, थर्ड हाउस आपके डॉक्यूमेंट्स का है, जैसे कि आधार कार्ड हमेशा फॉल्ट आ रहा है, मार्कशीट में हमेशा कुछ ना कुछ नाम का फॉल्ट आ गया, कभी कुछ आ गया, आपके सर्टिफिकेट खो गए, गुम हो गए, प्रॉब्लम आ रही है बार बार वहाँ पे, तो आप समझिए कि आप ना जो काम त्रिकोण का जो मेन पॉइंट है वहाँ पे आप मिस कर रहे हैं जी। अब देखिए, एक छोटी सी बात मैंने बताया, आपका डॉक्यूमेंट खो गया, आपके डॉक्यूमेंट में हमेशा प्रॉब्लम आ रही है, इसके बाद आपकी महत्वाकांक्षाएं इससे प्रभावित हो जाएगी। बिल्कुल, लाइफ का इनकम सोर्स आपका कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा, और साथ साथ में आपके रिलेशनशिप में जो स्मूथनेस चाहिए, वो स्मूथनेस कहीं ना कहीं आपको फिर कमता हुआ जो है आपको दिखेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, जब इससे हम जान सकते हैं। और भी इसको अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएं, तो मैंने फिर कहा कि ये 7th हाउस है, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही होगी, मैरिज में, मैरिज होने में आपको लेट हो रहा हो, काफ़ी लेट हो गया, मैरिज नहीं हो रहा है, उसके बाद मैरिज होने के बाद भी समस्याएं आ रही है, बिजनेस कर रहे हैं लगातार असफल हो रहे हैं, 7th हाउस खराब हो रहा है। उसी तरह से 11th हाउस को भी देख लीजिए, आपका इनकम का सोर्स हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है, आपका उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती, कभी है इनकम फिर गया, फिर है फिर गया, फिर यानी कि वो रेगुलर मोड में नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हो जी, तो आपको ये समझ लेना है कि आपके काम त्रिकोण में दिक्कत आने वाली है। और इसी के साथ अगर हम जोड़ें कि कोई हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या जिस तरह से हो, बिल्कुल, अगर हम हेल्थ से जोड़ के देखेंगे तो मैंने कहा कि 3rd हाउस आपके गले के पास का रीजन है, कम्युनिकेशन तो यहीं से होता है, यहीं से होता है जी। तो यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड है, अगर आपको थायराइड हो गया, आपका काम त्रिकोण गड़बड़ होना शुरू हो गया। 3rd हाउस आपके सुनने का भी है, कान का, अगर कान में आपकी समस्याएं रहती हैं तो आपका समझिए कि आपका काम त्रिकोण में दिक्कत आ रही है। राइट हैंड मैंने कहा, तो राइट हैंड का दर्द रहना, टूट जाना या कुछ प्रॉब्लम रहना हमेशा राइट हैंड में, कंधे के पास का रीजन जो है, तो आपको ये समझ सकते हैं कि आपको वहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। और साथ साथ में चूँकि मैंने कहा कि काम त्रिकोण के खराब होने का 7वां घर भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रोजेनी से आपको जोड़ के देखता है, कंस्ट्रक्शन से जोड़ के दिखाता है वो। तो अगर संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आ रही हो जी, ठीक है, और साथ साथ में आपका हाथ में भी हो रहा है दर्द, थायराइड भी हो गया, संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आ रही है, तो आप समझिए कि सीवियर रूप से आपका काम त्रिकोण खराब हो गया। अगर और भी सीवियर तौर से अगर आपको समझना हो तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके पैर में भी, क्योंकि पैर का भी रीजन है वो 11th हाउस, यानी कि घुटने से ऊपर का रीजन, थोड़ा सा नीचे, घुटने से वो नीचे का रीजन में अगर आपको दिक्कत है, तकलीफ है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, तो आप समझिए कि फिर और भी खराब होता जा रहा है आपका काम त्रिकोण। तो आप शरीर से भी उसको जोड़ के, अंगों से आप उसको जोड़ के आसानी से देख सकते हैं। यानी किसी को अगर मान लिया जाए कि बोलने में या कम्युनिकेशन करने में समस्या है, उसके डॉक्यूमेंट के साथ सही से वो अरेंज नहीं कर पाता, व्यवस्थित नहीं कर पाता, हमेशा कुछ त्रुटियां रहती हैं, या कैरियर में बहुत महत्वाकांक्षाएं जोड़ नहीं मारती है, विचारों के लेवल पे चीज़ें आकार लेती है, लेकिन जब काम करने आते हैं तो वो ऊर्जा नहीं मिलती है। संबंधों में अगर प्रॉब्लम आ रही हो, छोटे भाई हाँ, और अपने पारिवारिक संबंधों में भी दिक्कत आ रही हो, व्यक्तिगत संबंधों में पत्नी के साथ, भाई के साथ, तो फिर आपके काम में आपको काम करने के, बाकी जो थायराइड से जुड़ा हुआ है या पैरों से जुड़ा हुआ है या हाथों से जुड़ी समस्या, ये तो है ही, तो ये समस्याएं हुई कुल मिलाकर। अब इसका समाधान क्या है, ये भी आप अगर बताएं तो। देखिए समाधान, लोगों को हेल्प आए, समाधान तो मैंने जब पहला बार मैंने बोलना शुरू किया, समाधान वहीं से शुरू हो गया था जी। जैसे मैंने कहा कि समाधान आपको ढूंढना है, तो आपको, मैंने क्या कहा कि अगर धर्म त्रिकोण का समाधान आपको ढूंढना है तो पहले घर से ढूंढिए, अगर अर्थ त्रिकोण का समाधान आपको ढूंढना है
तो आपको दूसरे घर से आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा, जो कि उसका फर्स्ट पॉइंट है। उसी तरह से अगर काम त्रिकोण के समाधान ढूंढने की बात आप सोचते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको जो काम त्रिकोण का जो पहला घर है, तीसरा घर, इससे समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। तो तीसरा घर क्या मैंने बताया कि आपका एफर्ट का है। आपको जीवन में अगर एफर्ट करने से आप भाग रहे हैं, आपको लगता है कि अब हमसे मेहनत नहीं होगा, ठीक है, डेयरिंग का है, आप अपने से डिसीजन मेकिंग करना, अपने से निर्णय लेने की क्षमता और गिव अप नहीं करना, लगे रहना, लगातार लगे रहना। तो अगर आप लगातार लगे रहने में आपको समस्या होती है तो आप उसको छोड़िए नहीं, सेल्फ एफर्ट को जारी रखिए जी। और चूंकि मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है काम त्रिकोण में संबंधों को समझना, क्योंकि काम की जो ऊर्जा है वो एसोसिएशन के बाद ये ज़्यादा हो जाती है, बढ़ती है। एसोसिएशन विथ योर वाइफ पार्टनर, कॉर्डियल होना चाहिए एसोसिएशन। चूँकि तीसरा घर भी और 11वां घर भी आपके फ्रेंड्स का है, सोशल सर्किल का है। आप अगर अपने सोशल सर्किल को काट चुके हैं, लोगों से बातचीत आपने छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, बातचीत करना छोड़ दिया, तो आपको फिर से आपको जनरेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ना नौकरी में समस्या हो रही है, नौकरी से आय में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने दोस्तों के पास और जाइए, कनेक्शन बढ़ाइए, ठीक है, उनसे वार्तालाप कीजिए, उनसे कम्युनिकेशन कीजिए। देखिए मैं बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि काम की ऊर्जा अकेली की ऊर्जा नहीं है। ज़्यादातर लोग उसी अर्थ में इसको लेते हैं। हाँ, उसको आप एकांतवास, हाँ ज़्यादा। अगर आप इसको लोनलीनेस में लेंगे कि काम की ऊर्जा सिर्फ हमसे ही जागृत हो जाएगी, तो नहीं, काम हमेशा दो लोगों के बीच में है। ऊर्जा जो है इसमें संचरण होना चाहिए, जो प्रकृति के अवतार, हाँ, कंडक्शन होना चाहिए। अगर ऊर्जा का कंडक्शन नहीं होगा तो आपका अर्थ या धर्म त्रिकोण चल सकता है, लेकिन काम त्रिकोण नहीं चलेगा। इसीलिए इसमें आपको जब गौर से देखेंगे, इसलिए इसमें पत्नी के हाउस को रखा गया है, इसलिए दोस्तों के हाउस को रखा गया है, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन भी है। 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन है, यानी कि सारे संबंधों को जोड़ने की जो है कोशिश की गई है इस काम त्रिकोण में। तो अगर आप ना एसोसिएट हो रहे हैं, फैमिली से दूर हो रहे हैं, भाई बहन से, पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, आप दूर होना छोड़ दीजिए, एसोसिएट होना शुरू कर दीजिए, संबंधों को जोड़ना सीखिए और उसमें खुद शामिल होना सीखिए और कम्युनिकेट करना सीखिए। अगर आपने कम्युनिकेशन शुरू किया भाई बहन से, दोस्तों से, सोशल सर्किल के बीच अच्छा कम्युनिकेशन अगर आपने अपने वाइफ के साथ शुरू किया, तो नो डाउट आपका ये जो काम त्रिकोण है वो आपका बहुत फ्लोरिश करेगा। और देखिए, काम त्रिकोण की एक सबसे बड़ी खूबी है सोचना, चिंतन, क्योंकि वो सब कॉन्शियस की बात कर रहा है वो, और सब कॉन्शियस में जब चिंतन की बात आएगी तो आपको अनकॉन्शियस को सुलाना पड़ेगा। और अनकॉन्शियस कैसे सोएगा? वो ध्यान के माध्यम से सोएगा। किसी एक कंसंट्रेशन, जब आपके माइंड का कंसंट्रेशन हाई लेवल पे जाएगा तब सोएगा, ठीक है। और बेहतर तो होगा ये कि आप किसी न किसी ध्यान के मार्ग को चुन लीजिए, तो आपका काम का जो त्रिकोण है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, जागृत भी होगा, वो एक अच्छे पॉजिटिव वे में फिर आपके लाइफ को भी वो करेगा, कंडक्ट करेगा जी। ये है। तो ये आपने समाधान बताया और समस्या बता ही दिया। अब अच्छा खासा देर हम लोग बात भी कर चुके हैं काम त्रिकोण पर, तो अंत में अब आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल, क्योंकि आपकी अच्छी नॉलेज है और अभी नया साल भी आ चुका है और शायद नया साल में ही हम लोग का पहला वीडियो है। देखिए, नए साल में तो एक चीज़ हम कह दें कि बाकी किसी दिन और होगा, जब ये ख़त्म होगा तो फिर नए साल में किस तरह से ये नया साल आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है, इस पर हम लोग कभी बात करेंगे। बस हमारा कहना इतना है, ये जो लास्ट है वो सेशन के दौरान, कि काम त्रिकोण को आप काम से केवल जोड़ के मत देखिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि काम को समझने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना पड़ेगा और आप ना जो जानते हैं उसको तोड़ना पड़ेगा। आप अपनी सीमाओं को अगर तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, होता क्या दिक्कत है कि हर एक व्यक्ति के साथ अपना एक लिमिटेशन है। हमने अपनी पर्सनालिटी को एक लिमिटेशन के दायरे में घेर के रखा है कि हम ये काम कर नहीं सकते, हम ये चीज़ सोच नहीं सकते, हम यहाँ वाली सीमाओं को पार नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि एफर्ट का मतलब ही इतना ही है कि आपने जो सीमाएं अपने लिए चुना है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा।
ब्रेक करना पड़ेगा। जिस दिन आपने इसको करना सीख लिया उस दिन आपका काम त्रिकोण वो ठीक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो यही हमारी मैसेजिंग है लास्ट में। जी, बहुत बड़ी बात आपने बताई। और सीमाओं को तोड़कर ही आदमी समाधि प्राप्त कर सकता है और दुनियादारी भी प्राप्त कर सकता है। तो सीमाओं को बांधना भी ज़रूरी है और फिर समय समय पर उसको तोड़ना भी ज़रूरी है। यानी अगर किसान अगर खेतों की सिंचाई नहीं करेगा, है ना, गुड़ाई नहीं करेगा, तो फिर नए फसल कैसे उगाएगा? मेहनत करना होगा और फिर खेतों को मेड़ भी लगाना पड़ता ताकि पानी बाहर ना जाए। तो सीमाओं का निर्धारण और सीमाओं का विखंडन दोनों ज़रूरी है। तो आज की बातचीत आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा। मिलते हैं इस तरह से फिर से हम लोग किसी अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।